हेलो क्लास। वैसे चैप्टर आपको मालूम ही है, अपना जो चल रहा है पहला पार्ट हिस्ट्री में, और उसमें फ्रांसीसी क्रांति। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रांसीसी क्रांति की वजह क्या थी, कारण क्या थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई बच्चों, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो यहाँ का समाज था, ठीक है, ये 3 भागों में बटा हुआ था। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ 3 स्टेट कहलाते हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और एक सामान्य वर्ग। इसमें सामान्य मध्यम वर्गीय जो शिक्षित वर्ग उभर रहा था वो आ रहा था इसमें किसान भी थे, मजदूर वर्ग भी थे, महिलाएं थी और व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, ये सब जो है यहाँ पर थे। अब यहाँ पर जो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, इसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि जाते थे। वहाँ कोई भी प्रस्ताव अगर पास होना है तो उसके लिए वो अपनी मंजूरी देने के लिए, अपना मतदान करने के लिए वहाँ पर तीनों स्टेट से जाते थे। और यहाँ पे जो तीनों स्टेट के प्रतिनिधि है, वहाँ पे जो नए कर लगाए जाते थे उसके जो प्रस्ताव आता था उस पर ये अपनी मंजूरी दिया करते थे। इस बैठक की मतलब कब बुलाई जाएगी, ठीक है, कब बैठक की डेट तय होगी, जो भी ये सब निर्णय कौन लेता था, वहाँ का सम्राट। जो सम्राट आपको मालूम है लुई 16 जो है, उसकी मंजूरी मिलती थी, तब ये बैठक का निर्णय मतलब सम्राट के हाथों से ही होता था। तो इसी लुई 16 ने 5 मई को सन वही क्रांति वाला 1789 के दिन उसने नए कर जो लगाए जाने थे उसका जो प्रस्ताव था उसकी सहमति के लिए या उसके पक्ष में अनुमोदन करने के लिए बैठक बुलाई। अब वर्साय के महल में एक आलीशान महल था, वहां पर ही बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 स्टेट थे, पर 3 स्टेट में ये जो 2 स्टेट के जो वर्ग जो थे इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, इनको किसी प्रकार का कर भी नहीं देना पड़ता था। सारे कर किसके जिम्मे थे, ये जो वर्ग है इसको वर्ग को जो है देना पड़ता। तो इनका मतदान में भी केवल एक ही सदस्य की अनुमति थी, जिसका विरोध ये पक्ष करता था, और इनके साथ भेदभाव भी होता था। तो जब ये महल में बैठक बुलाई गई तो ये तीनों स्टेट के वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे। तो पहला स्टेट, सेकंड स्टेट जो है, इनके 300 प्रतिनिधि जो बैठे थे, इनको बच्चे सामने जगह दी गई। देखिए यहाँ से भेदभाव, जो सामने की बैठने की जगह होती है, कतार होती है, वहां पर इनको बैठाया गया। और जो तीसरे स्टेट के जो लोग आए इनको पीछे यहाँ पर जो है जगह दी गई। कईयों को तो वहाँ खड़ा भी रहना पड़ा, जगह नहीं थी। तो ये जो तीसरा स्टेट है इसमें अब कुछ शिक्षित वर्ग भी था, मध्यम वर्गीय जो है, समृद्ध वर्ग जो है वो इसमें आगे थे। ये वर्ग की मांग ये थी कि ये पूरी सभा है इनकी, ठीक है, उसमें इनके सबका मतदान लिया जाए, पूरी सभा के द्वारा जो मतदान लिया जाए, एक सदस्य एक मत दे, मतलब सबको मौका मिले। पहले क्या था, एक ही सदस्य को देने का था, एक ही मत। अब वो कहते कि एक सदस्य को एक मत देने का अधिकार दिया जाए। पर सम्राट ने माना नहीं, और सम्राट ने उनका ये प्रस्ताव क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार करने पर ये नाराज हुए और इन्होंने वहां से नाराजगी के तौर पे बैठक छोड़ करके और चले गए। प्रतिनिधित्व के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। और फिर ये जो प्रतिनिधि, इन्होंने जो तीसरे वर्ग है, इन्होंने एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी कि हम एक नई नेशनल असेंबली बनाएंगे। और ये जो तीसरा वर्ग था ये अपने आप को फ्रांसीसियों की तरफ से इनका प्रवक्ता कहता था, मतलब उनकी तरफ से बोलने वाला, फ्रांसीसियों की तरफ से बोलने वाला। और 20 जून को इन्होंने एक जो शपथ ली कि भाई ये जो संविधान हम बना रहे हैं, ये नए संविधान का कार्य ये है, उद्देश्य ये है कि सम्राट की शक्तियों को हमें अब कम करना है। अब जो भी काम होगा वो कानूनन होगा, ठीक है, कानून के साथ संविधान के अनुसार ये कार्य होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। अब ये जो नेशनल असेंबली जो इन्होंने बनाई, उसका नेतृत्व जो इनके नेता कर रहे थे वो थे मिराबियो और आबेसी। मिराबियो और आबेसी।
जब असेंबली ये सब प्रस्ताव तैयार करने में व्यस्त थी, उसके पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि स्थितियां ऐसी बन रही थी फ्रांसीसी क्रांति की। शहर में जनता विद्रोह पे उतर आई थी क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, कीमतें आसमान छू रही थी। ठीक है, जनता को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, इनके ऊपर कई सारे कर थोप दिए गए थे। तो उसके विरोध में जनता, मतलब यहाँ तो ये संविधान का प्रारूप चल रहा है और यहाँ पे सड़कों पर जनता उतर आई थी, आंदोलन हो रहे थे क्योंकि जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, इनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, कीमतें बहुत ऊंची हो गई थी। जो वहाँ पे खाए जाते थे, जैसे अपने यहाँ रोटी खाते हैं वहाँ पाव रोटी होती है ब्रेड जैसी, उसके दाम जो है ऊंचे हो रहे थे। और दाम ऊंचे होते हैं तो ये जो व्यापारी वर्ग ये जो थे जमाखोर, ये जमाखोरी कर रहे थे, तो और चीज़ों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि सम्राट उस पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा था, उसके बस के बाहर की बात हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गया था ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोगों ने दुकानों पे भी धावे बोलने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में सम्राट ने फिर क्या किया, सेना को आदेश दे दिया। कंट्रोल तो करना ही है, ठीक है, जैसे अपन देखते हैं दंगे वंगे भड़कते हैं तो पुलिस को बुलाना पड़ता है, तो यहाँ पर सम्राट ने किसको बुलाया, सेना को आदेश दिया पेरिस में प्रवेश करने का। तो जनता और नाराज हो गई और इन्होंने सेना के खिलाफ अपनी और सैन्य टुकड़ियां बना ली और इन्होंने मिलकर के वहां पे किला था बास्तिल का किला, उस पर धावा बोल दिया और उसको जो है तहस से कर दिया। अन्न भंडार लूटे जाने लगे क्योंकि सरकार के खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। और जो भी दस्तावेज थे करों से संबंधित, लगान से संबंधित, वो सब दस्तावेज इन्होंने क्या कर दिए, जला दिए। तो अब ऐसे में जो माहौल बन रहा था वो किसके खिलाफ बन रहा था, ये जो दो वर्ग है। तो इन लोगों ने क्या किया, उस शहर को छोड़ के जाना ही सही समझा और उन्होंने अपनी जागीरें, अपनी संपत्तियां, इन सबको छोड़ करके दूसरे देश में शरण लेने के लिए और चले गए, ठीक है। अब असेंबली जो है इसको मान्यता मिलनी थी, ठीक है। ये प्रजाशक्ति जो है इसका विद्रोह था सम्राट के खिलाफ और सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होना था, मतलब जो सत्ता पे जो बैठेगा उसके पास संविधान का जो है प्रभाव रहेगा, संविधान के अनुसार ही वो व्यक्ति कार्य करेगा। फिर 4 अगस्त को सामंती व्यवस्था जो चल रही थी, जो अत्याचार हो रहे थे, कर वर वसूल जा रहे थे, उसका क्या कर दिया गया, सुधार किया गया, उन्मूलन इसमें किया गया। धार्मिक करों की समाप्ति गई, मतलब ये जो नया संविधान बना उसमें क्या क्या बातें की गई, सामंती व्यवस्था खत्म हो जाएगी, विशेषाधिकार जो मिले लोगों को जन्म से वो समाप्त हो जाएंगे, चर्च का प्रभाव कम हो जाएगा, कर जो लगाए जा रहे हैं वो उनको हटा दिया जाएगा, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया जाएगा, ठीक है। चर्च की भूमि जो है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और 1791 में फिर नए संविधान की नींव रखी गई। और अब क्या था, सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं, केंद्रीकृत नहीं, जो कि अभी तक थी सम्राट के हाथ में। अब सत्ता का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर है ना शासन क्या है, न्यायपालिका है, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, तो ऐसे ही यहाँ पर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करेंगे। क्योंकि इस नेशनल जो असेंबली बनाई गई थी उसका उद्देश्य ये था कि सम्राट की शक्तियों को क्या करना, कम करना और संविधान बनाना है, ठीक है। और इसका अधिकार किसको मिल गया, नेशनल असेंबली को। तो यहाँ पे लगभग जो 2 करोड़ के आसपास जो यहाँ की जनसंख्या थी, उसमें भी जो नागरिक थे सक्रिय निष्क्रिय नागरिकों को बांट दिया गया था। 40 लाख के लगभग जो नागरिक थे वो नागरिक थे जो कर के रूप में, टैक्स के रूप में अपने 2 या 3 दिन की मजदूरी दे सकते थे। उनको मताधिकार का जो था अधिकार था। तो ये सक्रिय नागरिक थे और 30 लाख के करीब जो निष्क्रिय नागरिक थे, मतलब 30 लाख पुरुष, महिलाएं या 25 वर्ष से कम उम्र के लोग जिनको की मताधिकार का अधिकार नहीं था, वो लोग निष्क्रिय नागरिकों में आते थे। तो ये यहाँ पर एक नेशनल असेंबली ने व्यवस्था की थी कि अब संविधान जो बनेगा उसके अनुसार कार्य होगा और राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। फिर हम बच्चों आगे बढ़ेंगे कि कैसे फिर इन 3 अंगों ने काम करना शुरू किया, क्या उसका प्रभाव रहा, ठीक है, कैसे विधायिका ने कार्य किया, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्या कानून थे, वो हम आगे पढ़ेंगे।